नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इवोल्यूशन आरएस में। और जैसा कि हमने वादा किया था, हम इस बार जो आरएस आने वाली आरएस की वैकेंसी है, उसके लिए एक नया बैच लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है प्रथम बैच 2023। उस बैच की आज शुरुआत है और आज शुरुआती क्लास है। और क्लास की जो शुरुआत कर रहे हैं हम, वो पॉलिटी से कर रहे हैं। और आज ये पहला लेक्चर है पॉलिटी सीरीज का। सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट की डिमांड हमें समझनी पड़ेगी। हम पॉलिटी की आज शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो हम इस सब्जेक्ट की शुरुआत करें, उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? एक जो पहली रिक्वायरमेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए सिलेबस के बारे में। आपको पॉलिटी का सिलेबस पता होना चाहिए। और जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, वो कैसे आता है? देखो, सबसे पहले आपको ये पता हो कि आपके जो पॉलिटी के क्वेश्चन हैं, 75 नंबर के आएँगे। 75 नंबर में 3 सेक्शन बन जाएँगे। जो 2 नंबर के क्वेश्चन आएँगे, 2 मार्क्स वाले, वो आपको 15 शब्द में 15 शब्द में लिखने हैं। और ये क्वेश्चन आएँगे आपके 10 नंबर के, 10 मार्क्स के। वहीं हम देखेंगे कि आपके सॉरी, थोड़ा-सा वेट करिए। हम ये सब्जेक्ट शुरू करें, उससे पहले हमें जो हमारी बेसिक नीड है, वो क्या है? एक तो सिलेबस के बारे में हमें पूरी जानकारी हो, और साथ ही एग्ज़ाम में इसका क्या पैटर्न फ़ॉलो होता है, एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कैसे सेक्शन बनते हैं इसके, वो पता हो हमें। वो ज़रूरी हो जाता है। आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, वो 3 कैटेगरी में आते हैं। पॉलिटी से टोटल 75 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 75 मार्क्स के टोटल आते हैं। उसमें से 10 नंबर के जो टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, इस 75 में से वो बनेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन बनेंगे, यानी आपके ये क्वेश्चन बन जाएँगे यहाँ पे 15 शब्द वाले। वहीं आपके 25 नंबर के जो क्वेश्चन बन जाएँगे टोटल, वो बन जाएँगे आपके यहाँ पे 50 शब्द वाले। वहीं आपके जो 100 शब्दों में लिखना होगा आपको, वो आपके 40 मार्क्स के बन जाएँगे, 100 शब्द वाले। जैसे 100 शब्द है, तो प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पे नंबर होता है, जो प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर होता है, प्रत्येक क्वेश्चन का अगर नंबर देखें हम, प्रत्येक क्वेश्चन के मार्क्स, तो जो 15 शब्द वाले क्वेश्चन हैं, 15 शब्द वाले जो क्वेश्चन आएँगे आपके, वो आपके 2 नंबर के रहेंगे। 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स होगा। वहीं पे जो 50 शब्द वाले होंगे आपके, वो आपके 5 नंबर वाले होंगे। प्रति क्वेश्चन 5 नंबर होगा। वहीं 10 जो 100 शब्दों वाले हैं, वो आपके प्रति क्वेश्चन 10 नंबर वाला होगा। तो ये एग्ज़ाम की अप्रोच है कि सबसे पहले आपको आपके जो सिलेबस है, उसमें जो पॉलिटी वाला खंड है, उसके बारे में आपको ये पता हो कि मेरे मेंस में कितने क्वेश्चन आने हैं इस पॉलिटी सेक्शन से। टोटल 75 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, और 75 नंबर में से भी 3 सेक्शन बन जाएँगे, जिसमें पहला सेक्शन होगा 10 नंबर वाला। और ये 10 नंबर जो टोटल क्वेश्चन आएँगे, वो 15 शब्द वाले आएँगे, और 10 क्वेश्चन आएँगे, सॉरी 5 क्वेश्चन आएँगे, तो 5 इंटू 2 10 नंबर हो जाएँगे यहाँ से। वहीं जो 25 नंबर वाले आएँगे, तो वो 5 क्वेश्चन आएँगे, 5-5 नंबर के 50 शब्द लिखने होंगे उसमें। वहीं आप देखोगे तो 4 क्वेश्चन आ जाएँगे आपके, ये 10-10 अ,
मार्क्स वाले होंगे वो 100 शब्द में लिखने होंगे और ये 40 नंबर यहाँ से आप गेन करोगे। तो बहुत अहम रोल है इस सब्जेक्ट का आपके, जो पॉलिटी सब्जेक्ट है अहम रोल है, ये समझना पड़ेगा आपको। वहीं हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप देख लेते हो इस पॉलिटी खंड से। अगर इंडिया और हम अगर पीटी स्पेसिफिक बात करें, यदि हम पीटी स्पेसिफिक बात करें तो हमारे लिए कम से कम 15 से 20, मैं सिर्फ इंडियन पॉलिटी की बात कर रहा हूँ, इंडियन पॉलिटी और थोड़ा सा सीखना वो राजस्थान पॉलिटी भी ले लो जो इंडियन पॉलिटी के कंसेप्ट पे बेस्ड होगा। इतने क्वेश्चन यहाँ से भी आप निकाल ले जाओगे। तो बहुत ही अहम रोल है इस सब्जेक्ट का, वो हमें समझना है सबसे पहले। और वही रिक्वायरमेंट अगर आप समझ गए तो इस सब्जेक्ट को आप बेहतर रूप से और एक संवेदनशील तरीके से आप पढ़ोगे इस सब्जेक्ट को, और ज्यादा रुचिकर तरीके से पढ़ोगे, क्योंकि एग्जाम में इसका इतना महत्व है, इंपॉर्टेंस है। तो डरना नहीं है, हम आराम से इस सब्जेक्ट को बहुत ही सारगर्भित तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे और समझते जाएंगे। समझना जरूरी है। मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ हर एक चीज बेहतर तरीके में और एक इनोवेटिव फॉर्म में। वही हमारे सब्जेक्ट की ये हमने जड़ पकड़ ली पहले तो, कि हमारा पेपर कैसे बनता है, पेपर में पैटर्न कैसे आता है। मेंस का बता दिया मैंने, पीटी में कुछ इतने क्वेश्चन आते हैं ये हमें पता है। अब हमें ये समझना है कि हमारा सिलेबस क्या है। हम मेंस की अप्रोच लेके चलेंगे, उसी से आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। आप तैयारी करने जा रहे हो आरएस की, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यदि मैं पीटी की तैयारी कर लेता हूँ या प्रीलिम्स की तैयारी कर लेता हूँ पहले, तो ये गलत अप्रोच हो जाती है। आप अगर मेंस की तैयारी कर लेते हो तो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी साथ में हो रही है, इस बात को ध्यान रखिए। तो जो आपके पॉलिटी का सेक्शन है, ये आपके पेपर 4 पेपर है, उसमें से जो पेपर थर्ड है, पेपर थर्ड में शामिल है आपके पॉलिटी वाला खंड। और ये पॉलिटी वाला खंड टोटल 75 मार्क्स का है, ये हमने बात कर ली है। तो इसमें जो सेक्शन है वो क्या है, पहला पहला जो सिलेबस का पॉइंट ये है कि भारत का संविधान, उसका निर्माण की विशेषताएं, उसके जो संशोधन हुए वो, और फिर मूल ढांचा। फिर कुछ वैचारिक तत्व आ रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं कि उद्देशिका हो गई, मूल अधिकार हो गया, राज्य के नीति निर्देश तत्व हो गए डीपीएसपी, और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य, ये आ रहा है। ये सिलेबस का मुख्य भाग हो गया है। आगे फिर आ रहा है जो संघवाद हम पढ़ेंगे, केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे, उच्चतम न्यायालय है हो गया, हाई कोर्ट हो गया, और फिर जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन, और जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता। ये कुछ पॉइंट है। और फिर संस्थागत ढांचे देख लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, सीएजी हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, नीति आयोग हो गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग हो गया, केंद्रीय सूचना आयोग हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया। ऐसे करके सिलेबस आगे बढ़ रहा है। और ये जो सिलेबस का एक पॉइंट है राजनीतिक गत्यात्मकता, ये नया पॉइंट जुड़ा है। तो इस तरह आपका सिलेबस बढ़ रहा है। लेकिन आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, कहीं वो हम साथ में वो भी देख लें, अगर साथ में यहीं पे सिलेबस में जो अपने पॉइंट है उसको आधार बनाते हुए क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो हमारी अप्रोच बेहतर हो जाएगी और हमें पढ़ने का एक रास्ता मिल जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है एक्चुअल में। तो हम साथ में ही का क्वेश्चन का भी एक सेट लेके आ गए, ताकि आपको पता चल जाए, आपकी अप्रोच लग जाए आपको कि जो 15 शब्द के मैंने बोला था, अब बताया था अभी, 15 शब्द के जो क्वेश्चन आ रहे हैं 2 नंबर वाले, प्रत्येक क्वेश्चन का 2 नंबर, और ये लिखना है आपको 15 शब्द में। ऐसे आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 10 नंबर आप यहाँ से गेन कर लोगे। तो ऐसा 2021 में, आरएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के संविधान में उद्देशिका मतलब, हम पढ़ेंगे आगे, अभी आपको चिंता नहीं करनी, मैं सिंपल सी फॉर्म में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, आपके सब्जेक्ट की आवश्यकता क्या है, उसको समझ लेंगे तो फिर आपके पढ़ने का जो तरीका होगा वो, उस मार्ग पे आप चल रहे हो, उस तैयारी में आप आगे बढ़ोगे तो वो आसान हो जाएगी। इस बात को समझना है। और किसी को लगता होगा ये क्लास बोरिंग लग रही है, इसको स्किप करके उतना आगे ले जाना है जब ये लाइव खत्म हो जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना में उल्लेखित जो बंधुता है को स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब प्रस्तावना तो बड़ी है, उसमें न्याय भी है, उसमें स्वतंत्रता भी है, हम पढ़ेंगे सब कुछ, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। अब एक इन्होंने क्या किया, एक शब्द उठा के बंधुता को, इन्होंने सिर्फ बंधुता को उठा के
पूछ लिया कि बंधुता को स्पष्ट करना था 15 शब्द में, 2 नंबर मिल जाएँगे आपको। तो देखो सिलेबस में कहाँ था? सिलेबस में ये रहा कि भारत का संविधान और उसका निर्माण और उसकी विशेषताएँ। तो विशेषताओं से पूछा गया। भारतीय संविधान की क्या-क्या विशेषता है? प्रस्तावना भी भारतीय संविधान की विशेषता ही है। भारतीय संविधान के जो इंडेक्स की फॉर्म में काम कर रहा या उसकी जो हम जो एक कोई बुक पढ़ते हैं, बुक से पहले हम इंडेक्स में देख लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं। उसी तरह भारत में के संविधान में जो चीज़ें लिखी गई है, जो विषय वस्तु है उसकी जो सारणी बनाई गई है या उसका इंडेक्स है, वो क्या है? तो वो ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है और पता होना चाहिए। सिंपल सी बात मैंने क्या बताई अभी तक? एक तो अपने मेंस की क्या अप्रोच हो, कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं मेंस में, वो कितने सेक्शन बनते हैं और फिर सिलेबस को देखते हुए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखना चाहते हैं। तो हमने सिंपल सा एक क्वेश्चन देख लिया 15 2 नंबर में, 2 मार्क्स वाला और 15 शब्द में जो लिखना होता है। पहला क्वेश्चन कि बंधुता को पूछा था उन्होंने और बंधुता को पूछते हुए उन्होंने सिंपल सा पूछ लिया कि बंधुता को स्पष्ट करना। तो ये भारतीय संविधान का जो हमारा सिलेबस है पॉलिटी का, उसमें संविधान की विशेषताओं से ये उठाया गया। वहीं जैसे एक और क्वेश्चन पूछा गया इन्होंने, पूछा है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 103 में निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है? तो हमने आयोग के बारे में देखा कि सिलेबस में ये भी लिखा हुआ है कि संस्थागत ढांचा, भारतीय निर्वाचन आयोग यानी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वो जो आयोग का नाम है, उसका बेसिक आपको जानकारी होनी चाहिए उसकी, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसका, या उसका संविधान में कहाँ उल्लेख है, अनुच्छेद कौन-सा है, इन चीज़ों की जानकारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो मैं चाह रहा हूँ अभी थोड़ा-सा आपको हिंट दे दूँ और आगे बढ़ूँ, तो यहाँ तक आप ध्यान रखेंगे कि कैसे-कैसे पॉइंट क्वेश्चन आ रहे हैं। 15 शब्द में और क्वेश्चन आप देखना चाहें अगर, और देख सकते हैं कि जैसे भारत में राष्ट्रपति को पद से हटाने के संवैधानिक प्रावधान क्या है? क्या ये संविधान की विशेषता नहीं हुई? संविधान की विशेषता भी हुई। सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है आपका, कोरिलेट करता है हर तरीके से। आज आप पॉलिटी पढ़ के जाओगे, तो कल इस पॉलिटी का ही आप यूज़ जो है, बाद के सब्जेक्ट जो भी आने वाले हैं, इतिहास आएगा, अर्थशास्त्र आएगा, सभी जगह यूज़ कर सकते हो और आप कोरिलेट करके पढ़ाएँगे एक दूसरे सब्जेक्ट को, वो ज़रूरी होता है। वहीं जैसे हम उद्देश्यता की बात कर रहे हैं, मूल अधिकार जो है वैचारिक सत्व में, सिलेबस का पॉइंट है वैचारिक सत्व, उसमें उद्देश्य का लिखा हुआ, मूल अधिकार लिखा हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, तो कुछ वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ये देखो आर्टिकल 19 से पूछा है कि जैसे संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक स्थिति क्या है? ये हम आगे पढ़ेंगे। पहले संविधान जो संपत्ति का अधिकार था, वो मूल अधिकार था आर्टिकल 19 में। अब वो संवैधानिक से वैधानिक अधिकार बन गया। कैसे लीगल राइट बन गया, ये भी हम समझेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। और जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, राज्यपाल की स्व-विवेकी शक्तियाँ हो गई। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं और डायरेक्ट पूछे हैं, टू द पॉइंट। कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा इन्होंने कि कॉन्सेप्ट की जानकारी हो या कुछ ऐसा क्वेश्चन जो इसके बारे में आपको ज़्यादा समझना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी फॉर्म में है चीज़ें, तो हम आसानी से इस चीज़ों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और साथ में क्वेश्चन भी लेते जाएँगे, ताकि आपकी एक अप्रोच बेहतर अप्रोच बने बने, वही ज़रूरी होता है। देखिए, आप इवोल्यूशन आरएस के साथ जुड़े हुए हैं, चिंता नहीं करनी किसी बात की, क्योंकि आपका अगर आत्मविश्वास टूटेगा, तो फिर हम क्या करेंगे उसमें? हमारा रोल यही है कि हम आपका जो आत्मविश्वास है वो, उस आत्मविश्वास को बनाए रखें और आप हमारे साथ जुड़े रहें हमेशा। ताकि हम जिस रास्ते आपको ले जाना चाहते हैं, बस आप आँख मूंद करके चलिए हमारे साथ। एक बार चलिए तो सही, वो ज़रूरी हो जाएगा। ये पूछा देखो जैसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित धर्मनिरपेक्ष शब्द की परिभाषा दें। ये भी प्रस्तावना का एक शब्द हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया। उससे पहले इन्होंने क्या पूछ लिया? बंधुता पूछ लिया। सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं उठ-उठ के, परिभाषा उनकी जो शब्द हैं, उन शब्दों की परिभाषा उठ-उठ के पूछी जा रही है। आज की जो क्लास हमारी है, ये सिर्फ़ इंट्रोडक्टरी क्लास है और हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो शुरुआत करने का तरीका क्या हो? मैंने सोचा इसके बारे में, फिर मुझे एक ही कन्क्लूज़न इसका मिला, मैं एक निष्कर्ष पे पहुँचा कि सबसे पहले बच्चों को क्यों ना मेंस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, वो दिखा दिए जाए और साथ ही सिलेबस दिखा दिया जाए और उन्हें एक अप्रोच बता दी दी जाए कि एग्ज़ाम में प्रीवियस में कैसे क्वेश्चन आए और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने का जो पैटर्न होता है,
पेपर का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस फॉर्मेट में आते हैं, ये उनको पता चल जाए। तो आज की क्लास का ये एक उद्देश्य था, और साथ ही एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो उसमें हमें कुछ की टर्म, जो बेसिक जानकारी होती है, जो सिलेबस से तो डायरेक्ट जुड़ा नहीं होता, लेकिन हम पॉलिटी पढ़े तो उससे पहले उनका हमें जवाब पता होना चाहिए, तो वो जरूरी होता है। शुरू करते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं आज थोड़ा सा, वरना बोर हो जाओगे आप। हमारा जो क्लास का है, तो मतलब पूरा पर्पस यही था कि हमें इंट्रो देना था थोड़ा सा, और थोड़ी जानकारी लेनी थी कि पढ़ने का तरीका क्या हो। इस बात को हमने जान लिया है, और हम अब सिंपल सी बात देख रहे हैं हम। बहुत सारे बच्चों को इस चीज का क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत सारे बाद में पूछेंगे, तो मैं अभी बता देता हूँ आपको। रिसोर्स क्या फॉलो करना है, इस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, पॉलिटी को, तो रिसोर्स क्या फॉलो करना चाहिए। एक ऑथेंटिक बुक है जो सभी पढ़ते हैं, सब रेफर करते हैं, मैं भी उसको बता देता हूँ। लक्ष्मीकांत करके एक बुक आती है पॉलिटी की, लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत आती है, उसको आपको रेफर करना है साथ में, क्योंकि हम उसी के अप्रोच पे चलेंगे। और वो इतनी मतलब संश्लिष्ट और अच्छी बुक है कि वो आपके इस एग्जाम को पार करा देगी, इस सब्जेक्ट को पार करा, नैया पार करा देगी। लक्ष्मीकांत हो गई, साथ में आप एक बेयर एक्ट करके आती है। बेयर एक्ट क्या है कि बेयर एक्ट में सिर्फ आर्टिकल लिखे होते हैं, और आर्टिकल की जो संविधान की भाषा है, एक्चुअल में ये संविधान की कॉपी है, ये समझ लीजिए, संविधान की फोटोकॉपी है। ये भी आपके पास हो, छोटी सी बुक आती है, 100-200 रुपए की आती है, तो ये भी ले आइए आप, पास में रखिए, ताकि कोई आए, आपके मित्र बंधु आए, तो देखे तो उनको लगे कि बच्चा पढ़ रहा है। ये भी साथ रखना होगा आपको। और आप 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है, उसको भी रेफर कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी इस चीज की, तो क्योंकि ये हम बिल्कुल आसान कर देंगे या समझ लेंगे। तो हमारे जो, हम क्या करते हैं, एग्जाम को डायरेक्ट हिट करना, हमें हिट करना आना चाहिए, उस तरीको को आप पकड़ना, आपको कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के आधार पर ही हम पढ़ें। ऐसा नहीं है कि हम सारा उठा के पढ़ने लग गए, उसमें क्या हो जाएगा, हम इस ज्ञान के सागर में डूब सकते हैं। तो हमें एक छोटा सा पार्ट उठाना, हमारा छोटा सा एग्जाम है आरएस, और उसके लिए थोड़ा सा पढ़ना है, ये सोच के पढ़ना है, तो थोड़ा सा ही पढ़ना है। ये जानकारी आपको रखनी है, ध्यान रखना है इस चीज का। चलो शुरू कर देते हैं आज की क्लास, और यहीं से हमारी क्लासों की शुरुआत हो जाएगी। तो आज जो मैं शुरुआत करना चाह रहा हूँ, वो इस चीज से करना चाह रहा हूँ कि मेरे दिमाग में 3 सवाल है, 3 क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि राज्य क्या है। अच्छा, दूसरा क्या है कि राज्य अगर है कुछ, अगर राज्य होता है, तो राज्य होने के लिए क्या तत्व जरूरी होते हैं, राज्य के तत्व क्या क्या होते हैं। वही तीसरी बात, राजनीतिक व्यवस्था या राज्य की आवश्यकता ही क्यों। 3 सवाल है हमारे पास। एक पहले क्वेश्चन है आपके पास कि राज्य क्या है, दूसरा है राज्य के तत्व क्या क्या होते हैं, और तीसरी बात है कि राजनीतिक व्यवस्था या राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ती है।
इन 3 सवालों का जवाब मिल जाएगा, तो आप बाद की जो पॉलिटी पढ़ोगे, सब्जेक्ट की शुरुआत हम यहाँ से अगर कर देते हैं, इन कांसेप्ट को आप समझ लेते हो, तो आपका ये सब्जेक्ट आसान हो जाएगा। तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे राज्य क्या है? सुनिए, देखिए, सामान्य या आम बोल चाल की भाषा में या फिर प्रांतों के संदर्भ में राज्य का हम राज्य कह देते हैं या राज्य शब्द का उपयोग होता है। लेकिन पॉलिटी में और भारतीय संविधान में, या हम कह दें कि राजनीतिक व्यवस्था में, राज्य का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये कोई समझा नहीं पाएगा आसान शब्दों में। तो मैं इसके लिए आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। ध्यान से सुनना है, बिल्कुल कॉन्शियस होकर सुनना है इस चीज को। हम आम बोलचाल की भाषा में जो राज्य शब्द का उपयोग करते हैं, तो हम बोलते हैं जैसे प्रांतों के संदर्भ में, जैसे राजस्थान एक राज्य है, हरियाणा एक राज्य है। इसी तरह यूज करते हैं, तमिलनाडु एक राज्य है। ये हो गया एक सामान्य उपयोग जो प्रांतों के संदर्भ में कर रहे हैं राज्य का। लेकिन जो वास्तविक अर्थ है, यहाँ हम इस राज्य व्यवस्था की या राजनीतिक व्यवस्था में जो राज्य का अर्थ समझे, या फिर पॉलिटी के शब्द में या पॉलिटी के जो अर्थ में राज्य का जो अर्थ है वो क्या है, उसका मतलब क्या है, वो हमें समझना है। तो वो क्या हो जाएगा, आप सिर्फ इतना सुन लीजिए मेरे से कि जहां जहां राजनीतिक व प्रशासनिक संरचना विद्यमान होगी, वह राज्य कहलाएगा। अभी तक समझा नहीं, अभी तक आप समझ नहीं पाए होंगे और बहुत गुस्सा करते होंगे आप। समझा देता हूँ आसान भाषा में, ठीक हो, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ मैंने क्या कहा, सिंपल सा, कि सामान्य शब्दों में हम जो राज्य का उपयोग कर रहे हैं, राज्य शब्द का उपयोग कर रहे हैं, वो प्रांतों के संदर्भ में कर सकते हैं कि राजस्थान एक राज्य है, तमिलनाडु एक राज्य है। ये इसका एक सामान्य आम बोलचाल की भाषा में उपयोग हो गया। वहीं जो, तो ये हो गया इसका मूर्त रूप। देख लेते हैं इसको, मूर्त मतलब दिखता है, दिख रहा है, मूर्त रूप हो गया। ये जो टर्म है, जो वास्तविक रूप से इसका अर्थ है, या फिर पॉलिटी के संदर्भ में इस राज्य का जो अर्थ होता है, वो होता है जहाँ-जहाँ राजनीतिक व प्रशासनिक संरचना विद्यमान होगी, वह राज्य कहलाएगा। इसका मतलब ये भारत एक देश है। थोड़ी-सी मेरी पेंटिंग खराब है। बस दिख रहा है आपको, भारत बन गया है, एक अच्छा भारत बन गया है। अब देखो, ये दिल्ली, यहाँ पे केंद्र सरकार है, और बाकी जहाँ पे भी हैं वो सब राज्य हैं, स्टेट है। उस स्टेट में भी प्रांतों की सरकार है। प्रांतों में जो है वो राज्य सरकारें हैं। यानी केंद्र पे भी एक तंत्र काम कर रहा है, एक सिस्टम काम कर रहा है।
बात को समझिए, एक प्रशासन काम कर रहा है, वहीं पे राज्य में भी एक प्रशासन काम कर रहा है। तो मैंने बताया कि जो पॉलिटी के सब्जेक्ट में हम जो राज्य शब्द का यूज करेंगे, पॉलिटी सब्जेक्ट में जो राज्य शब्द का यूज करेंगे, वो क्या है? तो जहां जहां राजनीतिक व प्रशासनिक संरचना विद्यमान होगी, उसको हम राज्य कह देंगे। और राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, एक अमूर्त अवधारणा है। और जहां जहां हमें राजनीतिक व प्रशासनिक संरचना कार्य करती हुई दिखे, जिस जिस लेवल पे, जिस जिस स्तर पे राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना काम करती हुई दिखे आपको, आप कह देना वो राज्य का भाग है। तो मैं बना देता हूँ राज्य का एक वेन आरेख से आप समझ लीजिए। ये एक राज्य हो गया, बड़ा गोला एक राज्य है, और इसी के अंतर्गत अंतर्गत भारत शामिल होगा, और इसी के अंतर्गत राजस्थान शामिल हो गया, बाकी सारे राज्य शामिल होंगे। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? आई होप एक बात आपको समझ में आती होगी कि सामान्य अर्थों में देखते हैं हम तो प्रांत का मतलब हम राजस्थान से ले लेते हैं, तमिलनाडु से ले लेते हैं, और वो मूर्त अवधारणा हो गई। लेकिन इसका वास्तविक जो अर्थ है वो ये है कि ये एक अमूर्त अवधारणा है, और जहां जहां हमें राजनीतिक व प्रशासनिक संरचना काम करती हुई दिखेगी, वो राज्य का भाग हो जाएगा। तो केंद्र स्तर पर भी एक प्रशासनिक और राजनीतिक संरचना काम कर रही है, वहां पे भी एक पार्टी विद्यमान है, और वहां पे भी सिस्टम काम कर रहा, सिविल सेवक काम करते हैं, साथ ही नेता काम करते हैं, मंत्री काम करते हैं, कानून जैसे विधायिका का एक तंत्र है, कार्यपालिका का एक तंत्र है, न्यायपालिका का एक तंत्र है। ठीक है, ये हम समझ पा रहे हैं कि वहां पे एक सिस्टम काम कर रहा है, और वो पूरे देश को कंट्रोल कर रहा है। उसी तरह राज्य में भी कुछ सिस्टम बना हुआ है, राज्य में भी कुछ विधायिका है, कार्यपालिका है, वो अपने कार्य को संचालित कर रही है प्रशासन के माध्यम से। इस बात को हम समझ पा रहे हैं ना? तो जो संरचना हमको दिख रही है प्रशासन और राजनीतिज्ञों की या सिस्टम की, वो आ जाएगी राज्य की परिभाषा में। तो ये हमें दिखता नहीं है, लेकिन इसको देख कैसे सकते हो आप? इस तरीके से देख सकते हो कि जहां-जहां आपको सरकार काम करती हुई दिखे, वो राज्य का भाग होगा। तो राज्य में स्थानीय स्वशासन शामिल होगा नहीं होगा? स्थानीय स्वशासन भी शामिल होगा। जो पंचायतें देख लेते हो, वो भी शामिल हो गया इसमें। सारे राज्य के भाग है। तो राज्य क्या हो गया? एक अमूर्त अवधारणा हो गया। वास्तविक अर्थ इसका क्या है? ये अमूर्त अवधारणा है। और राज्य जहां-जहां राजनीतिक व ये परिभाषा, इसकी बेस्ट परिभाषा है कि जहां-जहां राजनीतिक व प्रशासनिक संरचना विद्यमान होगी, वह राज्य के अंतर्गत आएगा। इसका मतलब देखो, अब आपको एक सामान्य सा कन्फ्यूजन होता है। भाई अब देखो, ये अभी तक जो अपन बात की अपन ने, वो आपको समझ में आ गई राज्य का वास्तविक अर्थ क्या है, और सामान्य अर्थों में राज्य का अर्थ क्या होता है। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई है सिंपल फॉर्म में। अब हम देख लेते हैं, आपको जनरली क्वेश्चन कन्फ्यूजन होता है कि राज्य और देश में क्या अंतर है? फिर कुछ अंतर नहीं है राज्य और देश में। ये देश है, हमने पढ़ा भारत देश, तो भारत देश एक राजनीतिक संरचना उसमें भी विद्यमान है, वहां पे भी सिस्टम काम कर रहा है, तो राज्य का भाग हो गया। तो राज्य का मतलब ही देश होता है, यानी हम भारत एक राज्य ऐसा बोलेंगे। मैं आगे ऐसा बोलने वाला हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि राज्य की वास्तविक परिभाषा ये है कि मैं जब जब भारत बोलूं तो भारत एक राज्य है, आप ये बोलोगे, न कि देश। आप अगर देश भी बोल रहे हो, इसका मतलब राज्य ही है। देश जो है वो सामान्य बोलचाल की भाषा है। सामान्य बोलचाल की जो भाषा है वो है देश। अब देश भी राज्य में शामिल है, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये भी राज्य की परिभाषा में शामिल है। तो हम जहां जहां बोलेंगे भारत एक राज्य है, तो आप इसको काउंटर नहीं करेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से, ऐसा कोई क्वेश्चन आप नहीं लाएंगे सामने कि भारत को आप राज्य क्यों बोल रहे हो। ये बात आपको समझ में आ गई है, क्योंकि भारतीय स्तर पर भी एक प्रशासनिक और राजनीतिक संरचना विद्यमान है, वो काम कर रही, इसलिए वो हमें राज्य बोल दिया। और राज्य जो होता है एक अमूर्त अवधारणा है। ये बात आपको अभी तक समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो राज्य और देश का अंतर हम समझ चुके हैं कि राज्य के अंतर्गत ही देश होगा, और राज्य कोई देश बोल दिया, या देश को ही आप राज्य बोल दो।
इसमें कोई दो राय नहीं होगी। वहीं दूसरा एक कंसेप्ट और देख लेना कि फिर राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर होता है। ये भाई साहब बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों में कि राज्य और देश में क्या अंतर होता है, राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले यही तो पता नहीं होता लोगों को कि राज्य ही क्या है। जब राज्य ही क्या है ये नहीं पता, फिर अंतर कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने राज्य का अर्थ समझ लिया कि एक्चुअल में राज्य क्या है, और फिर हमने राज्य का देश से कंपैरिजन कर लिया कि राज्य और देश तो एक ही है भैया, राज्य और देश में तो कुछ अंतर ही नहीं है। इस बात को हम समझ चुके हैं। अब हम समझना चाहते हैं क्या राज्य और राष्ट्र में कुछ अंतर है। इस बात को हम समझ लेते हैं। राज्य क्या है? एक अमूर्त अवधारणा। बात को अभी तक आप समझ चुके हैं। राष्ट्र की मैं परिभाषा लिखवा रहा हूं आपको, सामान्य सी परिभाषा है इसकी। देखो, यह भी एक अमूर्त अवधारणा है, इसको आप देख नहीं सकते। कैसे? राष्ट्र का मतलब होता है, राष्ट्र का मतलब होता है कि व्यक्तियों का ऐसा समूह, व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिसकी साझी यानी एक समान संस्कृति हो, एक समान इतिहास हो, एक समान भाषा हो, एक समान रीति रिवाज हो। तो व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होना चाहिए जिसमें संस्कृति एक हो, इतिहास एक हो, भाषा एक हो, रीति रिवाज एक हो। वो राष्ट्र की परिभाषा में शामिल हो जाएगा, और ये एक अमूर्त अवधारणा है। तो राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर हुआ, इस बात को आप समझ पा रहे हैं। राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर हुआ। राज्य जो है वो एक राजनीतिक और प्रशासनिक अवधारणा है। जो राष्ट्र है एक दार्शनिक अवधारणा हो गई है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये राजनीतिक व प्रशासनिक अवधारणा है और ये दार्शनिक व दार्शनिक अवधारणा है राष्ट्र। तो राष्ट्र में हम सिंपल सी बात समझे कि व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो साझी संस्कृति रखता है, साझा इतिहास रखता है, साझी भाषा रखता है, साझा रीति रिवाज रखता है। ये सारे एक समान होने चाहिए। तो क्या हमें एक दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राज्य तो है, भारत एक राज्य है क्योंकि भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र तो काम करता है। लेकिन क्या भारत एक राष्ट्र है? तो भारत एक राष्ट्र नहीं है। भारत इस राष्ट्र के विकास क्रम की उस दौड़ में दौड़ रहा है, या राष्ट्र बनने की ओर जा रहा है। उस क्रम में है वो, अभी बना नहीं है, बनने के क्रम में है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भारत में कोई एक साझी संस्कृति नहीं है। यहाँ पे हजारों प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आतंकवाद का खतरा हो गया, आपसी विद्वेष हो गया, बहुत सारे ऐसे दबाव ग्रुप्स हैं। अलग-अलग जैसे नागालैंड में अभी हम देखते हैं, नागालैंड और असम में जैसे अलग राज्य की माँगें होती है। तो वो हमें इस राष्ट्र बनने की जो राष्ट्र की तरफ हम बनना जाना चाहते हैं, तो राष्ट्र बनने की क्रम को भंग करने का काम कर रहा है इसी सोच और इसी विचारधारा। इस बात को भी हमें पता होना चाहिए। तो कौन से ऐसे देश हैं फिर, या कौन से ऐसे राज्य हैं जो राष्ट्र हैं, उस बात को हम देखें तो फिर तो कौन-कौन से हैं? तो आप मुस्लिम कम्युनिटी को देखिए। मुस्लिम कम्युनिटी के पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक ही प्रकार की संस्कृति है, इतिहास है, उनका भाषा है, रीति-रिवाज है। तो वो हो जाएगा राष्ट्र, राष्ट्र हो जाएगा वो। लेकिन क्या वो एक देश है? तो देश तो भौगोलिक भौगोलिक अवधारणा से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जैसे अरब एक हो गया, ठीक है? पाकिस्तान एक हो गया, तो देश तो अलग-अलग है, ज्योग्राफिक टेरिटरी अलग-अलग है। यानी अरब कहाँ स्थित है? पाकिस्तान कहाँ स्थित है? और भी जो मुस्लिम कंट्री है, वो अलग-अलग स्थानों पर अवस्थित है। लेकिन उनकी संस्कृति साझा है, उनका साझा है, उनकी संस्कृति साझा है, उनकी इतिहास साझा है, उनका भाषा साझा है, सेम है, उनका रीति-रिवाज समान है। इसी आधार पर उनको बोल दिया एक राष्ट्र, लेकिन एक देश नहीं। तो मुस्लिम कम्युनिटी है या अरब कंट्री है या
जो मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में हम बोल देते हो, एक राष्ट्र तो है वो, लेकिन एक देश नहीं। वहीं हम जापान की बात कर लें और दक्षिण कोरिया की बात करें, तो वो जो देश है, वो एक राष्ट्र भी है और देश भी है। क्योंकि वो उसी टेरिटरी में एक तो फिक्स है, एक क्षेत्र है फिक्स, उसी में, और एक ही कम्युनिटी वहाँ पे रहती है। एक ही प्रकार की कम्युनिटी अगर रहती है वहाँ पे, एक ही प्रकार के लोग वहाँ रहते हैं, उनकी संस्कृति एक है, उनका इतिहास एक है, उनका भाषा एक है, उनका रीति-रिवाज एक है, और साथ ही एक ही लोकेशन पे हैं वो, या एक ही जगह पे रहते हैं, तो उनको बोल दिया एक राष्ट्र, एक देश। तो एक राष्ट्र, एक देश की अवधारणा समझ में आती है, और एक राष्ट्र लेकिन एक देश नहीं, इसकी अवधारणा भी आपको समझ में आ गई होगी। वो हमने अरब कंट्री के बारे में बोल दिया या मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बोल दिया। अब एक बात छिड़ी, आप राज्य बोलते हो, तो फिर राज्य के तत्व क्या-क्या होते हैं? आप जब भी राज्य बोलोगे, तो राज्य होने के लिए क्या-क्या पैरामीटर्स हैं या क्या आधार हैं, ताकि आप उसको राज्य बोल दो? तो राज्य के लिए जो मुख्य आधार है, वो मुख्य आधार क्या है कि किसी किसी भी तंत्र को या सिस्टम को राज्य बनने के लिए क्या ज़रूरी होगा? तो वहाँ का जनसंख्या जनसंख्या होनी चाहिए, भूभाग होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, और सरकार भी कैसी हो? तो संप्रभु हो, या सोवरेन हो, या आज़ाद हो, स्वतंत्र हो। अच्छा, राज्य के लिए आवश्यक तत्व है, जनसंख्या होनी चाहिए। अब भैया, आपके पास भूभाग है, जनसंख्या नहीं है, तो फिर राजा जो होगा या शासक होगा या सत्ता में बैठा हुआ जो भी व्यक्ति होगा, आपका नेता होगा, मंत्री होगा, संतरी होगा, या आज के जो प्रधानमंत्री है, मोदी साहब, वो फिर किसको कंट्रोल करेंगे? बात को आपको पता है कि नहीं है? किसको कंट्रोल करेंगे वो, अगर जनसंख्या ही नहीं है? जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए तो राज्य की अवधारणा आई थी। हम सब आगे देखेंगे कि राज्य क्यों आया, राज्य क्यों बना, राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी, राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी, वो हम समझने वाले हैं। लेकिन पहले ये समझ लेते सिंपल सी भाषा में, कि जहाँ जनसंख्या नहीं, वहां पे राज्य नहीं। वहीं अगर जनसंख्या है और वो घूम रहे हैं, आज जैसे भारत में बहुत सारे बांग्लादेशी जो हैं, वो भारत में आ जाते हैं, तो भारत क्या उसको जगह देगा क्या? भारत के लोग उनको जगह देंगे क्या? नहीं देंगे उनको। कैंपों में ठहराएंगे और वापिस धक्का देके बाहर निकालेंगे। तो उनके पास भूभाग ही नहीं, जनसंख्या है खाली, तो वो भी संभव नहीं हो पाएगा। वहीं हम सरकार की अगर बात कर लेंगे, तो आपके पास सरकार है, लेकिन भूभाग नहीं, जनसंख्या नहीं, तो किसको कंट्रोल कर रहे हो आप? किसको कंट्रोल करोगे? या फिर सरकार नहीं और भूभाग है, जनसंख्या है, तो भी राज्य नहीं बन पाएगा। राज्य के लिए ये सारा जो है आवश्यक कारक हैं। सामान्यतः 4 कारक माने जाते हैं, कभी-कभी इन 3 कारकों को मान लिया जाता है कि सरकार है, तो सामान्य ये मान लिया जाता है कि वो संप्रभु तो होगी। इसलिए 3 कारक भी माने जाते हैं और सामान्यतः 4 कारक भी मान लिए जाते हैं। तो 4 कारक क्या हैं? संप्रभुता होनी चाहिए, और संप्रभुता जहाँ-जहाँ होगी, वहाँ-वहाँ मैं आगे बताऊँगा आपको कि संप्रभुता का मतलब ही होता है लोकतंत्र, और संप्रभु का मतलब ही होता है व्यक्ति को अधिकार मिल गए, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता शुरू हो गई वहाँ से। जैसे पहले राजा का शासन होता था, तो राजा क्या होता था? कानून भी वही बनाता था, लागू भी वही करता था, और उसके विपरीत या अगेंस्ट में कोई जा नहीं सकता था, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता था। ये एक प्रॉब्लम थी। तो फिर अब क्या हुआ? जब लोकतंत्रों की स्थापना हो गई, तो वहाँ व्यक्ति को अधिकार मिल गए, और व्यक्ति ने, यानी हम भारत का संविधान भी जब पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि लोगों ने अधिकार दिए हैं। लोगों ने अपने नेता को चुना है। तो लोग सर्वशक्तिमान है। इस बात को आप पढ़ोगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने हेतु। तो भारत के जो लोग हैं, वो सर्वोपरि है। तो लोकतंत्र में ये होता है कि लोग वहाँ पे महान हो जाते हैं, लोग सबसे बड़े हो जाते हैं, लोग सर्वोच्च हो जाते हैं। तो संप्रभुता भी होनी चाहिए। संप्रभुता ये होती है लोग बड़े हो जाते हैं वहाँ पे। प्रत्येक पर्सन को आज़ादी मिल जाती है, स्वतंत्रता मिल जाती है, और समान प्रकार की मिलती है। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हितों को खत्म नहीं कर सकता, या उसपे ओवरलैप नहीं कर सकता, उसको खत्म नहीं कर सकता। यानी एक मजबूत इंसान हो गया, पैसों वाला हो गया, धनी वर्ग हो गया, और एक कमजोर वर्ग, तो ये धनी वाला इस कमजोर को दबा नहीं सकता, क्योंकि नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं। तो वो आप समझ लेते हैं। अब देखो, आप दलाई लामा का नाम सुना होगा आपने।
तिब्बत के वो निवासी थे दलाई लामा। तो अब उनके पास क्या था कि सरकार थी उनके पास, सरकार थी दलाई लामा के पास, भूभाग भी था। देखते हैं, बस छोटा कर दे इसको ना। एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, तो जैसे दलाई लामा की बात करूं मैं, अब उन्होंने क्या किया कि बहुत वर्ष से वो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में रह रहे थे वो। अब दिक्कत क्या होगी कि दलाई लामा के पास थोड़ी बहुत जनसंख्या भी थी, जनसंख्या थी, चलो सरकार भी थी, सरकार तो थी, वो गवर्न यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन उनका भूभाग छिन गया, भूभाग तिब्बत से उनको भगा दिया, और संप्रभुता नहीं है उनमें, संप्रभुता नहीं है, क्योंकि संप्रभुता चाइना के पास है, चीन के पास है, उनको भगा दिया वहां से। तो भूभाग भी तिब्बत का जो भाग था, क्षेत्र था, वहां वो रहते थे, उनसे वो वहां से उठ के वो भारत आ गए। अब वो भारत आ गए तो भूभाग तो छिन गया, और साथ ही वहां की जो संप्रभुता थी उनके पास, वो संप्रभुता कहाँ रही, वो तो जो चीन के पास संप्रभुता, यानी जो स्व निर्णय करने की क्षमता होती है उसको हम संप्रभुता बोलते हैं। स्व निर्णय कहाँ कर पा रहे हैं, उस भूभाग से संबंधित वो नहीं कर पा रहे, वो भूभाग से बाहर आ गए। तो सरकार हो गई, जनसंख्या हो गई, लेकिन उनके पास भूभाग और संप्रभुता नहीं है, तो वो राज्य नहीं कहलाएगा। राज्य के तत्व के लिए आवश्यक चारों कारक होने चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, और भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। तो ये चार कारक नहीं होंगे, चारों का मिश्रण चाहिए, यानी ये अनिवार्य तत्व है। हम बोल सकते हैं एक के बिना, अगर तीनों हैं और एक भी नहीं है तो काम नहीं चलेगा, यानी अनिवार्य तत्व है, और इस पे अनिवार्य के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे, अनिवार्य तत्व है। ठीक है, ये बात हमने कर ली। तो राज्य के तत्व के बारे में सामान्य अवधारणा है, चार कारक जो है कि जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता होनी चाहिए, तो राज्य बन जाएगा। भारत की बात कर लेते हैं, भारत को एक बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में, क्या भारत एक राज्य है? अगर भैया भारत को राज्य बनना होगा, तो भारत के पास जनसंख्या भी होनी चाहिए, भूभाग भी होना चाहिए, और सरकार भी होनी चाहिए, और संप्रभुता भी होनी चाहिए। संप्रभु भारत है, जब से हम आजाद हुए तब से हम संप्रभु हो गए। सरकार है भारत में, भारत के पास एक भूभाग है बड़ा विस्तृत, एक उपमहाद्वीपीय प्रकार का भूभाग है, जनसंख्या भी विद्यमान है, तो हम राज्य की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? ओके, एक नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए कि राज्य के तत्व जो सामान्य हम चार प्रकार देख लिए, लेकिन कौटिल्य ने, कौटिल्य है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसने राज्य के जो तत्व हैं वो 7 प्रकार के बताए हैं। यानी 7 प्रकार अगर आपके पास हैं, ये 7 तत्व आपके पास हैं, तो आप राज्य कहलाओगे, अदरवाइज नहीं। तो वो कौन-कौन से हैं? जैसे देखो, सिंपल सी बात सुनिए आप, कौटिल्य जो था वो सेनापति था मौर्य साम्राज्य में, तो उस समय राजतंत्र विद्यमान था। लेकिन आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा, क्या हम ये कह सकते हैं कि राजतंत्र होगा तो वो निरंकुश ही होगा? तो ये 100% सही नहीं होगा ना। लोकतंत्र में तो चलो हम ये कहेंगे कि निरंकुशता नहीं होगी, लोकतंत्र विद्यमान होगा वहां पे तो। लेकिन राजतंत्र में भी ऐसा नहीं होता था, क्योंकि जो राजा होता था वो कहीं न कहीं अपनी प्रजा से, अपने अगर कोई बढ़िया मंत्री मिल गया तो उनसे डरता था, और साथ ही वो देवी सिद्धांत के, यानी वो भगवान का प्रतिनिधि होता था, या उस
ईश्वर के प्रतिनिधि के तौर पर वो शासन करता था, उसको एक ईश्वर का भय भी रहता था, तो वो कभी गलत नहीं कर सकता था सामान्य तौर पर। लेकिन कैसे कोई ऐसा खड़ूस आ जाता था, तो वो कर भी देता था। उसको कोई डर नहीं, भय नहीं, उसको कोई चिंता नहीं अपने इस बात की कि मैं जब परलोक में जाऊँगा, तो वहाँ पे भी मुझे कोई दंड देने वाला मिलेगा। इस बात का अगर डर नहीं, तो कर देता था। बाकी तो जनरली जो राजतंत्र भी होते थे, वो लोकतांत्रिक तरीके से जीते थे। तो अब क्या हुआ, जब वो राजतंत्र था, अब अर्थशास्त्र लिखा था कौटिल्य ने। कौटिल्य समय का जो सिस्टम था, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं हम, तो उस समय का जो सिस्टम था, तो वहां के सिस्टम के अनुसार उसने अपने नियम दिए थे। बाद में ये नियम चेंज हो गए। तो उसने क्या कहा कि अगर राज्य है, तो एक राज्य के पास या राजा के पास दुर्ग होना चाहिए। फिर एक राजा होगा, फिर एक राजकोष होगा। मैं सबकी महत्ता बता दूंगा अभी आपको। सेना होगा, सेना होगी, मंत्री होगा, अमात्य होगा, मित्र राज्य होगा, क्षेत्र या भूभाग भी होगा। देखो, राजा क्यों जरूरी है? राजा इसलिए जरूरी है कि जनसंख्या आपके पास 1000 है, और अगर आपने एक प्रतिनिधि नहीं बनाया, तो आपस में लड़के आप मर जाओगे। आप एक व्यक्ति के हित और दूसरे व्यक्ति के हितों का टकराव होगा, तो कौन संरक्षण करेगा उसका? उस संरक्षक कौन होगा? इसी समस्या से निपटने हेतु एक समय ऐसा था जब ये समस्या बहुत उभर रही थी, और समस्या के से निपटने हेतु हमने क्या कर दिया, एक सिस्टम बना दिया, एक प्रतिनिधि चुन लिया, वो हमें कंट्रोल करे, वो हमारे लिए नियम बना दे, और वो हमें मैनेज करे। इसलिए इस राजा की अवधारणा आती है, तो राजा क्या हो जाएगा, प्रजा का संरक्षक के रूप में भूमिका निभाता है। तो राजा होना चाहिए। राज्य के तत्व के लिए क्या आवश्यक है? राजा होना चाहिए। अदरवाइज क्या हो जाएगा, राजा नहीं होगा तो जनसंख्या आपस में ही लड़के मर जाएगी। तो फिर जनसंख्या ही मर गई, ये जनसंख्या ही मर गई, तो फिर राजा किस काम का? राजा है तो दुर्ग होना चाहिए। उस समय दुर्ग बहुत आवश्यक था, दुर्ग की नहीं तो राजा कहाँ भटकेगा? दुर्ग तो एक सुरक्षा का कपाट है, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता था। दुर्ग होना चाहिए, और दुर्ग ही राजा की जो प्रतिष्ठा है, उसका संकेत भी है। राजकोष होना चाहिए, मनी के बिना कुछ नहीं, मनी के बिना कुछ नहीं। यानी आपके जो राज्य का मुख्य स्रोत है, आपके शासन चलाने के लिए हर एक पल पैसा चाहिए, मनी की डिमांड होती है, वो बताना चाहिए। फिर सेना की भी जरूरत होती है, सेना भी होनी चाहिए, मंत्री और अमात्य भी होना चाहिए, और मित्र राज्य भी होना चाहिए। ऐसा आपका जो राज्य है, आपके पास में जो भी राज्य रहता है, कि आपको मित्रता बनाए रखनी है, शत्रु नहीं पालना हमें। अगर शत्रु बन गया, तो ये आपके वेद खोल देगा किसी दूसरे राज्य को। उससे क्या हो जाएगा, आपके कपाट खुल गए, और जिस दिन आपके कपाट खुल गए, उस दिन तुम राजा नहीं रहोगे, मर जाओगे आप। तो कम से कम अपने पड़ोसी को तो आप मित्र बने रहने दो। और व्यवहार में भी यही लागू होता है। आप अपने पास वाले घर में किसी को गाली देते हो, गलत करते हो, या किसी से बुरा व्यवहार करते हो, तो वो मौका ढूंढता हमेशा भैया। मौका इस चीज का ढूंढता है कि जिस दिन ये अकेला होगा, उस दिन इसके कुछ नुकसान कर दूंगा, या किसी में परेशानी होगा, उस दिन मदद नहीं करूँगा। इसलिए इस चीज़ को व्यवहार में भी ध्यान रखिए आप, इन चीज़ों से सीखो आप, लर्निंग्स लो। आप जो पढ़ते हो ना, उसको सिर्फ़ ऐसे इस चीज़ से इस धारणा से मत पढ़िए आप कि ये मुझे सिर्फ़ पढ़ना है और एग्ज़ाम देना है और क्लियर करना है। नहीं, बल्कि इस ज्ञान से या इस चीज़ से आप अवेयर हो जाइए कि हमने जो ये इतिहास हो गया हमारे लिए, और एक लेसन भी हो गया। लेसन इस सेंस में कि जो कौटिल्य ने कहा था वहाँ पे कि मित्र राज होना चाहिए, तो क्या उसी तरह हमारे व्यवहार में भी लागू होता है कि जैसे मैं रहता हूँ, मेरे पड़ोसी में अगर मैं उसके साथ बुरा व्यवहार करूँगा, तो वो कभी न कभी बदला लेगा। ध्यान रखिए इस चीज़ का। वहीं क्षेत्र और भूभाग, अगर क्षेत्र भूभाग हमने पहली बात कर लिया, सामान्य जो अवधारणा थी राज्य की, उसमें हमने देखा था कि अगर क्षेत्र भूभाग ही नहीं, तो राजा किस पे शासन करेगा? क्षेत्र भूभाग ही नहीं और जनसंख्या ही नहीं, कहाँ शासन करेगा वो? ये बात की थी। तो कौटिल्य ने मुख्य रूप से ये 7 सिद्धांत दिए थे। दुर्ग होना चाहिए, राजा होना चाहिए, राजकोष होना चाहिए, सेना भी होनी चाहिए, सेना नहीं तो राजा अकेला लड़ने जाएगा क्या? राजकोष नहीं, राजकोष तो मुख्य सोर्स है उनका, हर एक पल खर्चा करना पड़ता, इनको वेतन देना पड़ेगा। राजकोष नहीं होगा, सेना को वेतन कैसे देंगे?
इन मंत्रियों को वेतन क्या देंगे? और राजा के ठाट बाट कैसे होंगे? राजा के जो भी नौकर चाकर होंगे उनको पैसा कैसे देंगे? राजा का दुर्ग नहीं होगा तो राजा बैठेगा कहाँ? राजा की लोकेशन क्या रहेगी? प्रजा इससे कम्युनिकेट कैसे करेगी? राजा का एक फिक्स लोकेशन होनी चाहिए, दुर्ग होना चाहिए। साथ ही मंत्री अमात्य होना चाहिए। और मित्र राज्य तो जरूरी, हमने समझ लिया मित्र राज्य की इंपॉर्टेंस क्या होती है। और मंत्री ऐसा होना चाहिए जो सही सलाह दे आपको, अच्छा मंत्री चाहिए ऊपर हमको। वहीं क्षेत्र भूभाग की हमने बात कर ली। ये 7 सिद्धांत, 7 मुख्य तत्व हैं जो राज्य के अस्तित्व के लिए, या राज्य क्या है, तो ये 7 तत्व होंगे तभी राज्य बनेगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। एक लास्ट जो कंसेप्ट बचा हुआ है वो मैंने 3 क्वेश्चन लिखवाए थे आपको सबसे फर्स्ट में, सबसे फर्स्ट वाले पेज पे आपको 3 कंसेप्ट लिखवाए थे। उस 3 कंसेप्ट में तो हमने देखा था, वो ये देखा था कि हमने ये देख लिया कि राज्य क्या है, राज्य क्या है और राज्य के तत्व हमने देख लिए। एक कौटिल्य ने दिया, एक सामान्य प्रकार के 4 है और कौटिल्य के अनुसार 7 है, ये देख लिया। और फिर राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता ही क्यों, या राजनीतिक व्यवस्था या राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। देखिए, हमारे जो यूट्यूब है उसके लिंक दे रखा है नीचे टेलीग्राम का, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जब भी इसकी कोई हम जो लेक्चर लेते हैं यहाँ पे उनकी पीडीएफ हम प्रोवाइड करवाएंगे, एकदम फॉर्मेट, एकदम फॉर्मल रूप में प्रोवाइड करेंगे। ये नहीं, ये भी इसकी स्क्रीनशॉट हम दे देंगे, स्क्रीन दे देंगे, लेकिन एक फॉर्मल वे में होना चाहिए जो एक्चुअल में आप एग्जाम में लिखोगे। उसके लिए एक प्रोफेशनल तरीके से या व्यवस्थित रूप से हम नोट्स देंगे, तो वो भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखना, बार बार बताना नहीं पड़ेगा कि आगे। अब हम देख लेते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था या राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो तीसरा क्वेश्चन हम हमारे दिमाग में आ रहा है कि राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। इस बात का सिंपल सा जवाब ये है कि पहले लोग जो रहते थे वो कबीलों में रहते थे। कबीले ही प्रकृति के लोग थे, कबीले की प्रकृति के लोग थे, तो ये क्या करते थे, कंदमूल खाते थे। किसी में ये मैं का, जो मैं का भाव होता है वो नहीं था। यानी मेरा घर, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरे नौकर, मेरे चाकर, ये उदाहरण नहीं थी। सभी में समानता का भाव था। तो इसी संदर्भों में महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स भी कहते हैं कि राज्य नहीं होना चाहिए। राज्य किस किस अवस्था में राज्य नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने बताया कि अगर ये व्यक्ति समझ जाए कि मैं नहीं, हम, जो ट्रस्टीशिप का थ्योरी का जो सिद्धांत है गांधी जी का, कि आपके पास अगर अधिक है, आपकी आवश्यकता के अनुसार आपकी आवश्यकता से आपको अगर अधिक धन मिल गया तो आप उसको क्या करिए, दान कर दीजिए, ट्रस्ट की फॉर्म में आप रहिए। ट्रस्टीशिप की थ्योरी देते हैं वो, तो वो यही कहते हैं कि आपको समानतामूलक जीवन जीना है, आपको भेदभाव नहीं करना। मैं क्या होता है, हमें हम की तरह जीना है, हम, ना कि मैं। तो ये कबीलाई प्रकृति के लोग देखते थे, ये सिर्फ अपना पेट भरने का काम करते थे, कंद-मूल खाते थे और घुमंतु थे ये। ठीक है, घुमंतु थे। लेकिन समय के साथ हम सभ्य हुए, हमारा सिविलाइजेशन हुआ। तो हम देखते हैं जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता बनी। जब सिंधु घाटी सभ्यता बनती है, इसके बाद क्या हुआ? जैसे हम ऋग्वेदिक काल, उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे कि जनपद बनते हैं, महाजनपद बनते हैं। तो ये कैसे बने? राज्य का अस्तित्व आया, लोग सभ्य हो गए। अब लोग क्या करके एक ही स्थान पर बसने लगे, जहां जहां उनको नदी मिली, पानी का सोर्स मिला, और उनको कुछ पशुपालन का आइडिया आ गया, तरीका आ गया, आग की खोज हो गई। तो अब व्यक्ति सभ्य हो चुका है और व्यक्ति ने क्या कर दिया, एक स्थान पर, एक स्थान पर निवास करना शुरू कर दिया। अब जो है, हमसे मैं का भाव आ गया। जब जब मैं का भाव आया, तब तक जो प्रकृति है, उस प्रकृति के संसाधन है, उन पे खतरा आता है। खतरा इस चीज का आता है कि एक व्यक्ति जो होगा वो ज्यादा कंज्यूम ना कर ले, और एक व्यक्ति
भूखा ना मर जाए। इस चीज का खतरा हमेशा रहता है ना कि एक अमीर इंसान दूसरे जो गरीब इंसान है या जो वंचित इंसान है उसको खत्म ना कर दे। ये बहुत बुरी चीज है, घटिया चीज है ये कि एक जो अमीर इंसान है वो गरीब इंसान को खा जाएगा। इसके नियंत्रण के लिए इस कानून ऐसी कानून व्यवस्था बन जाए, ऐसी कानून व्यवस्था बन जाए ताकि क्या हो जाए कि इनको आपस में कंट्रोल किया जा सके। कंट्रोल कैसे? कि ऐसे कुछ कानून बना दिया जाए ताकि एक अमीर व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति पर हावी ना हो, उसके अधिकार को ना छीने और सभी को समान अधिकार मिले। भारतीय संविधान इसी पे आधारित है। भारतीय संविधान में आप पढ़ोगे, आप मूल अधिकार क्यों दिए गए हैं? मूल अधिकार इसलिए दिए गए ताकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को खा ना जाए। अगर वो खा गया तो ये कितनी घटिया चीज है। तो फिर निरंकुशता वाली प्रकृति या फिर तो एक हम कहते हैं कि एक व्यक्ति का शासन होके रह जाएगा और व्यक्ति का शासन कभी राज्य को स्वरूप नहीं दे पाएगा। वो खत्म हो जाएंगे सारे आपस में। इसी व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए या बनाए रखने हेतु हमें राज्य की जरूरत पड़ी। तो कानून व्यवस्था बनाने के लिए हमें कानून व्यवस्था बनाने के लिए हमें राज्य की आवश्यकता पड़ी। तो कानून व्यवस्था बनाने के लिए हमें क्या पड़ी? राज्य की जरूरत पड़ी है। और राज्य का मुख्य कार्य क्या हो गया अब? तो जैसे ही हम आजाद हुए और उससे पहले भी मैंने कहा कि राजतंत्र में भी ऐसा नहीं था कि राजा पूरी तरह से स्वतंत्र मतलब ऐसा निरंकुश था या लोगों को शोषण ही करता था। नहीं, कहीं कहीं होता था, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता था। जो राजा होता था वो भी बहुत अच्छा इंसान होता था और लोगों के साथ सही व्यवहार करता था, क्योंकि उसे भी उस ईश्वर से डर था, ईश्वर से भय था, जनता से भय था। और अपने मंत्री और जो अपने बोलते हैं कि राजमाता होती थी या उनके परिवार में जो भी अच्छे लोग होते थे, सभी लोग होते थे, उनसे उनको डर लगता था कि हमारा शासन खत्म नहीं हो जाए। तो राजतंत्र में भी हम देखते हैं कि राज्य विद्यमान था। वही हम जैसे ही आजाद हुए उसके बाद में लोकतंत्र की स्थापना हुई, सभी व्यक्ति को समान अधिकार मिल गए। इस समय जो राज्य का स्वरूप आया, ये स्वरूप वास्तविक स्वरूप है राज्य का और बेहतर स्वरूप है। तो आई होप ये क्लास आपको पूरी जितना भी आपने अभी तक पढ़ा वो समझ में आया होगा बेहतर तरीके से कि राज्य की जरूरत ही क्यों पड़ी। राज्य की जरूरत इसलिए पड़ी हमें कि एक समय ऐसा आया जब हम कबीलाई प्रकृति से सभी हुए और ये आना ही था, होना ही था। तो सभी होने के बाद में अब व्यक्ति में हमसे मैं का भाव आया और हमसे जब मैं का भाव आ जाता है, व्यक्ति उस संसाधनों को एकत्रित करने की ओर दौड़ जाता है। यानी सारे संसाधनों को मैं अकेला इकट्ठा कर लूं, बाकी किसी को ना दूं। तो फिर एक लोक कल्याणकारी राज्य की जरूरत पड़ी। लोक कल्याणकारी कैसे? कि आज क्या होता है, जैसे सरकार है, सरकार क्या करती है? अमीरों पर टैक्स लगाती है। अमीरों का टैक्स जो लेके फिर क्या करती है? जो गरीब वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसको टैक्स को कल्याणकारी योजनाओं में कन्वर्ट करके इनके पास सौंप देती है ताकि इनका विकास हो सके। तो वो क्या है? वो राज्य का एक लोक कल्याणकारी स्वरूप है। यही तो है राज्य के तत्व। राज्य की यही एक परिभाषा है, राज्य का यही एक स्वरूप है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये क्लास आज पसंद आई होगी, मजा आ रहा है आपको। इस क्लास को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक और लाइक